ठीक है। तो चेक कर लेते हैं अपन। अब अगर अपन चेक करेंगे बफर सॉल्यूशंस में, तो द सॉल्यूशंस whose pH do not change, the solutions which resist the change in pH, the change in pH on addition of small amount of acid or base, on addition of small amount of acid or base, or base, they are called buffer solution। मतलब अगर कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करेंगे, तो उसके पीएच में either there will be no change or negligible change, then we'll say that it is a buffer solution। तो अपन कहेंगे ठीक है, एग्जांपल लिखेंगे अपन। ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। ब्लड जो होता है वो बफर सॉल्यूशन होता है। एक्चुअली अगर हम 2 ग्लास नींबू पानी पिएंगे तो हम एसिडिक नहीं हो जाते, वो न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। या हमने कोई बेस पी लिया तो ऐसा नहीं होगा अपन बेसिक हो गए। अब ऐसा भी नहीं है कि अपन को एसिडिटी नहीं होता। जब ज्यादा एक्सेस में ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बात है, देयर विल बी अ रीजनेबल चेंज। सो ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन that contains NaHCO3 and H2CO3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ब्लड में, वो बफर जैसे एक्ट करेंगे। Then there are many chemical reactions ना which are carried out ना, जैसे हम इवन ब्लड को स्टोर भी करते हैं ब्लड बैंक में ना, तो वो थोड़ा सा उसमें बफर सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं ताकि पीएच में चेंज ना हो। वो खुद भी बफर है, बट और भी हम ऐड कर लेंगे उसमें इसका बफर बना के, सो दैट कि इट विल रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। अगर कभी बॉटल को ओपन किया या कहीं से एयर अंदर गया तो एयर में काफी एसिडिक गैसेस होते हैं, तो अगर वो ब्लड से मिक्स करेंगे तो पीएच चेंज ना हो। फिर समटाइम्स व्हाट हैपन, जैसे मिल्क पैक्ड फूड आते हैं या मिल्क आता है, तो उसमें हम कुछ ऐसे ऐड कर देते हैं बफर जिससे कि उसका पीएच चेंज ना हो, क्योंकि अगर कोई खाना खराब भी होगा तो वो पीएच चेंज की वजह से होता है, राइट ना। जैसे आपने रोल्स देखोगे, चपाती के रोल्स बना के दे देते हैं और वो रोल्स मतलब 5 दिन से रखे हुए हैं और हम बड़े अच्छे से खाते हैं उनको, तो वो खराब क्यों नहीं होता? उसका रीजन होता है बिकॉज दे आर मेड इन बफर सॉल्यूशंस। तो देयर आर मेनी एग्जांपल जिनको अगर जैसे अपन जो भी खाना बनाएंगे, कुछ मतलब पैक्ड गुलाब जामुन आते हैं, पैक्ड मतलब सारी चीजें आने लगी ना, तो मतलब सॉस होता है भाई, सॉस भी तो टमाटो सॉस होता है, टमाटर खराब क्यों नहीं होता? वो घर में रखा हुआ टमाटर वो तो 2 दिन में खराब हो जाता है। द रीजन इज बिकॉज द टमाटो सॉस इज प्रिपेयर्ड इन अ बफर सॉल्यूशन। उसका पीएच चेंज नहीं होता, बॉटल को बार बार खोलेंगे तब भी उसका पीएच चेंज नहीं। सो दैट इज बफर सॉल्यूशंस। तो blood is a buffer solution, we say that or as you know example अपन ने लिखा, that is a buffer solution, even aqueous solution of boric acid, even boric acid we can write directly the borax का तो स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है अपन ने, Na2B4O7.10H2, इसका तो स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है। दिस इज ऑल्सो बफर सोल्यूशन। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग, सभी को तो नहीं पता होगा, राइट ना। सो प्रिजर्वेटिव्स इन केचप ऑब्वियसली बात है बफर सोल्यूशन होता है। अब जैसे बोरेक्स है, तो जैसे अगर अपन देखेंगे तो विलेजेस में जो धान वगैरह होता है, जो व्हीट वगैरह होता है या राइस होता है, उनको कैसे स्टोर करते हैं, तो उसमें ना बोरेक पाउडर डाल देते हैं, सो दैट कि जब मॉइस्चर होगा ना, बारिश वारिश में मॉइस्चर आता है,
तो मॉइस्चर से ये तो एक तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर उसके बाद अगर एब्जॉर्ब भी करेगा तो वो बफर सोल्यूशन है, उसका पीएच चेंज नहीं होने देगा। अगर पीएच चेंज नहीं होगा तो फिर आपका राइस या व्हीट जो स्टोर किया है आपने वो खराब नहीं होगा। सो दैट इज द यूज ऑफ बफर सोल्यूशन। मतलब बफर सोल्यूशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर कोई भी खाने को हम बफर सोल्यूशन में प्रिपेयर करेंगे तो वो काफी दिन तक स्टोर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बफर। ठीक है, कैरम बोर्ड का पाउडर वो बोरेक्स पाउडर ही होता है, बोरेक पाउडर ही होता है, उसी को रखते हैं उसमें, तो निकाल के तुम कैरम बोर्ड पे डालकर खेल लेना, ठीक है ना, उसको अपन खेल भी सकते हैं, समझा? चलो भाई अब दूसरा देखते हैं, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन एक तो अपन बना सकते हैं भाई एसिडिक बफर, बफर सोल्यूशन। दूसरा अपन बना सकते हैं बेसिक बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन। और थर्ड थोड़ा सा कम ही डिस्कस करेंगे अभी तो, और एलिमेंट्री में तो काफी कम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सॉल्ट बफर्स। सॉल्ट बफर भी होते हैं। तो अगर मुझे एसिडिक बफर बनाना है तो इसमें इज मेड अप ऑफ वीक एसिड and its strong conjugated base as a strong electrolyte। तो ये बफर सोल्यूशन बन जाएगा। कोई भी वीक एसिड ले लो, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस ले लो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस तो ऑब्वियसली बात है एनाइंस होंगे, और एनाइन को अगर अपन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाना है तो हम अल्कली मेटल्स मेनली ले लेंगे, या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल भी ले सकते हैं, बट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो वाटर में 90% से ज्यादा डिसोसिएट होता है। तो अपन एग्जांपल देख लेंगे बफर सॉल्यूशंस के लिए, एसिडिक बफर के। अच्छा, बेसिक बफर बनाना है तो अपन कहेंगे बेसिक बफर में इसका रिवर्स, मतलब वीक बेस लेना है। तो जब भी अपन से कोई पूछेगा ना, बताओ कौन सा, 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा एसिडिक बफर है, तो सबसे पहले मैं ये ढूंढूंगा कि किसमें वीक एसिड गिवन है तो एसिडिक बफर होगा, और वीक बेस होगा तो बेसिक बफर होगा। एंड इट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड, strong conjugated acid as a strong salt, तो ये बेसिक बफर हो जाएगा। ठीक है, चलो एसिडिक बफर और बेसिक बफर देखते हैं फिर कैसे बताना है। सॉल्ट बफर को अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी विल टेक द एग्जांपल। इसमें अपन कहेंगे एग्जांपल, एक वीक एसिड लेते हैं और उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस ले लेते हैं। वीक एसिड, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस, अपन को एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए तो ले लो, आप इसको लिख दो। तो ये तो आयनिक बॉन्ड होगा, तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 90% से ज्यादा डिसोसिएट होगा। जो भी सॉल्ट 90% से ज्यादा डिसोसिएट होगा अपन उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे बता सकते। दूसरा वी कैन राइट दैट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3CONH प्लस NaOH। अगर कोई मुझसे पूछेगा ये बफर सोल्यूशन है तो मैं मना कर दूंगा, नो इट इज नॉट अ बफर सोल्यूशन। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कैन दिस एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बफर सोल्यूशन जैसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो हाँ कर दूंगा। तो अपन कहेंगे बस इसको लिमिटिंग एजेंट होना चाहिए। तो अपन कहेंगे लिमिटिंग एजेंट से फायदा क्या? भाई लिमिटिंग एजेंट का फायदा ये होगा कि ये एसिड है, ये बेस है, और एसिड और बेस हम एक साथ एक ही सोल्यूशन में नहीं रख सकते, उनका न्यूट्रलाइजेशन हो, और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है एसिड बेस से सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा।
तो अपन कहेंगे अगर ये लिमिटिंग एजेंट होगा तो ये तो वैसे भी खत्म हो जाना है इसके साथ रिएक्ट करके, तो ये और ये ही तो रहेगा रिएक्शन। That this combination can act as a buffer solution, but बस इसको लिमिटिंग एजेंट जैसे लेना पड़ेगा। सो ये दोनों बफर सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये अगर लिमिटिंग एजेंट है तो फिर सोल्यूशन में ये दोनों रहेंगे, एंड दैट कैन एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन बिकॉज वीक एसिड उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। We can write like this also. CH3COH plus barium acetate. CH3CO whole twice. Then it is also a buffer solution. It is like that कि भाई ये तो मोनोप्रोटिक एसिड है, एक प्रोटॉन देता है, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड तो 2 प्रोटॉन दिया होगा, 2 OH देगा, तो इसको ट्वाइस रिएक्ट करूंगा तो बेरियम एसिटेट बनेगा CH3CO होल ट्वाइस प्लस H2O, तो ऐसे बनेगा ना बेरियम एसिटेट प्लस H2O, दैट विल बी द रिएक्शन जो अपन पढ़ेंगे, बेरियम एसिटेट प्लस वाटर। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने ये लिखा है, ये कैटायन पे एक चार्ज था तो आपने 1 टाइम एसिटेट लिखा, इस पर +2 चार्ज है तो आपने ट्वाइस लिखा, जैसे BaCl2 होता है, दिस इज अ एनाइन, 1 एनाइन बट इज मोनोवैलेंट एनाइन। फिर अपन ऐसे लिख सकते, फिर तो अपन इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे ये लिखा था आपने, बस इसको लिमिटिंग एजेंट होना चाहिए, कैन एक्ट एज अ बफर इफ इट इज अ लिमिटिंग एजेंट। तो आपने रिएक्शन बताया तो इसको भी बता सकता हूं मैं बफर सॉल्यूशन। तो मैं कोई भी वीक एसिड ले सकता हूं, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो बफर सॉल्यूशन होगा। तो मैं कोई भी वीक एसिड ले लेता हूं, मैं उसको लिखूंगा दैट इज हमारे पास NaOH गिवन है, NaHCO3 गिवन है, पहले वीक एसिड में अपन H2CO3 ले लें प्लस NaHCO3, तो ये वीक एसिड है, इसका ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस है बाइकार्बोनेटाइन, एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इट विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, एंड दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। फिर हम बोरेक्स की बात भी कर सकते हैं, बोरेक्स इज एसिडिक बफर। अब आप कोई भी वीक एसिड ले सकते हो, अपन कहेंगे मेरी मर्जी, मैं तो राइट ना ऐसे ले लेता हूं, HCN है मेरे पास, NaCN है मेरे पास, कोई भी वीक एसिड ले सकता हूं मैं, फॉर्मिक एसिड है मेरे पास, सोडियम फॉर्मेट है मेरे पास, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं दैट इज अ बफर सॉल्यूशन। तो आप कोई भी वीक एसिड ले सकते हैं, काफी होगी एग्जांपल अपने पास, मैंने 6 ही एग्जांपल लिखे, बस आपको पता होना चाहिए, आपको अच्छे से पता है व्हाट आर द वीक एसिड्स, तो अपन बता सकते हैं व्हाट इज द एग्जांपल फॉर बफर सॉल्यूशन। तो अपन को बस क्या करना है, एक वीक एसिड ले लेना है और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस ले लेना है, तो ये वीक एसिड है, इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस, तो एनायनिक पार्ट ऑफ वीक एसिड इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड बेस, वो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, कॉन्जुगेटेड एसिड कॉन्जुगेटेड बेस अपन को पता है क्या। तो वीक एसिड का एनायनिक पार्ट जो होता है वो कॉन्जुगेटेड बेस है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई कैटायन ले लूंगा, लिथियम और बेरिलियम और मैग्नीशियम छोड़ के, बिकॉज दे आर नॉट फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम कुछ भी लेंगे तो चलेगा, बाइवेलेंट होगा तो इस तरीके से, दैट इज द राइट एग्जांपल्स। अब अपन बिल्कुल वैसे यहां लिख लेते हैं भाई, एक वीक बेस ले लेता हूं, ये लो लिख लिया। अब वीक बेस होगा तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड इट्स लिखा हुआ है अपन ने, इट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस, इट्स मतलब जो आपने वीक एसिड या वीक यहां पर वीक बेस लिया हुआ है तो इसका ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, अमोनिया, और मुझे इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चाहिए, ये ले लो अमोनियम क्लोराइड, देन इट विल बी a right, we can say that it is a buffer solution. So weak base, it's a strong conjugated acid as a strong electrolyte, it will act as a buffer solution.
दूसरा भी ले सकते हैं अपन, कोई वीक बेस में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप NH3 लिखते हैं तो वाटर ऐड करके आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो बिल्कुल वैसे अपन लिखेंगे भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और HCl, बताओ ये होगा क्या बफर सोल्यूशन? तो अपन कहेंगे ये नहीं होगा, लेकिन ये बफर जैसे एक्ट कर सकता है अगर ये लिमिटिंग एजेंट। अगर ये लिमिटिंग एजेंट होगा तो ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, सोल्यूशन में ये बच जाएगा और बनेगा क्या सोल्यूशन में? तो इसके कंप्लीट होने से, कंज्यूम होने से कंप्लीटली ये बचेगा और ये बनेगा सोल्यूशन में। तो अगर सोल्यूशन में ये दोनों एक साथ होंगे तो इट इज अ बफर सोल्यूशन, हम उसे बफर सोल्यूशन बोलते हैं, राइट? ऐसे ही अपन ऐसे लिख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम सल्फेट भी लिख सकते हैं अपन, दैट इज आल्सो बफर सोल्यूशन। भाई इसमें अपन ने कहा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अमोनियम माइनस अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड। अब इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाना है तो ऑब्वियसली बात है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन ले लो, जैसे आप यहां पर क्या कर रहे थे, वीक एसिड था उसका कॉन्जुगेटेड बेस, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाना था तो स्ट्रॉन्ग बेस का कैटाइन ले रहे थे आप, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटाइन ले रहे थे आप। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है और ये सॉल्ट बनाया अपन ने, इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड, और इसको अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाना है तो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायनिक पार्ट ले लो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई दूसरा ऐसा नहीं, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो मेरे पास, अच्छा H2SO4 से भी लिख सकते हैं अपन ऐसे, बस जैसे HCl लिखा ऐसे अपन इसको भी बोल सकते हैं कि दिस कैन एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, लेकिन उसके लिए ये क्या होना चाहिए, लिमिटिंग एजेंट होना चाहिए, दैट इट विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। तो अपन कहेंगे और कोई ऐसे वीक बेसिस हैं तो अपन कहेंगे ऑर्गेनिक बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप अमोनिया लिखते हो, तो अमोनिया में अपन मिथाइल अमाइन लिख लेते हैं, एक अल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं इसमें। तो जैसे अमोनिया को वाटर में आप क्या लिखते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको भी वाटर में लिखो, एक हाइड्रोजन की जगह यहां CH3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब अमोनिया भी लिख सकते हैं और फिर अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं तो भी चलेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा CH3NH2 है मेरे पास, एक्वस, एक्वस होगा तो इस टाइप का हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होगा, और बाद में अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्ट बना देंगे NH3 पॉजिटिव एंड Cl सॉल्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। भाई जैसे अमोनिया वीक बेस है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड वीक ही होता है जनरली, ये भी वीक बेस है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मिथाइल अमाइन, NH2 इज अमाइनो ग्रुप, सो अपन उसे कहते हैं मिथाइल अमाइन। तो मिथाइल अमाइन में अगर HCl ऐड करें तो भी अपन बोल सकते हैं कि भाई ये है मेरे पास और मैं ये मिथाइल अमाइन है, इसको HCl से रिएक्ट करवा देता हूं, बट फिर ये लिमिटिंग एजेंट होना चाहिए। अगर ये लिमिटिंग एजेंट होगा तो क्या बनाएगा, ये CH3N H H, दिस इज द लुईस बेस, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस, ये सॉल्ट बनेगा जो अपन ने लिखा हुआ है। इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड विल बी दिस, एक प्रोटॉन देने के बाद जो कैटाइन बनेगा दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अपन कहेंगे भाई ठीक है, विल हैव अनदर कंपाउंड लाइक, जैसे अलग अलग, ये नाम के लिए बता रहा हूं मैं कि भाई इस टाइप के कंपाउंड भी होंगे बफर सॉल्यूशन में, इसमें अपन लिख सकते हैं, दैट इज अगर हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन इज जब इसका एक हाइड्रोजन कोई भी रिप्लेस कर दिया जाए बेंजीन रिंग से तो उसको अपन कहते हैं एनिलीन।
तो ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या लिख देंगे, पीएच लिख लेंगे, तो दैट विल बी एनिलीनियम आयन। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हाइड्रोक्साइड के फॉर्म, जैसे इसको अमोनिया भी लिख सकते हो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो। तो इसको भी जैसे इसको भी हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी लिख सकते थे और आपने ऐसे लिखा तो भी अंडरस्टूड है कि वो हाइड्रोक्साइड, वो बेस है। इसको अपन कहते हैं एनिलीन, ये इसका कॉमन है। और इसको अपन रिएक्ट करेंगे, इसको HCl के साथ ले लेते हैं, तो अपन कहेंगे भाई फिर ये लिमिटिंग रेजेंट होना चाहिए। अगर ये लिमिटिंग रेजेंट होगा तो मुझे एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा, एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा, एनिलीनियम क्लोराइड बनेगा, एंड दैट विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। तो मेनली अपने पास क्या होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर होते हैं। तो एसिडिक बफर जिसमें वीक एसिड हो, उसी का कॉन्जुगेटेड बेस हो, तो किसी भी वीक एसिड का एनायनिक पार्ट जो होता है वो कॉन्जुगेटेड बेस। बोलो वेदांती, बोलो। कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, अगर ये लिमिटिंग रेजेंट है तो अपन इसको रिएक्ट कर, अगर ये लिमिटिंग रेजेंट होगा तो इससे रिएक्ट करके ये तो एक्सेस में है तो बचेगा और ये बन जाएगा, तो ठीक है। एक वीक बेस है, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे प्रेजेंट है, तो ठीक है, इट विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। अभी सॉल्ट बफर में क्या होता है ना, इसमें अपन को क्या करना होता है, देयर मस्ट बी अ strong conjugated acid and strong conjugated base simultaneously. They are called salt buffers. जैसे मैं लिखूंगा मेरे पास ना सॉल्ट बफर में, देखो ये एसिड है, इसको मैं एसिड जैसे, क्योंकि ये एक और प्रोटॉन दे सकता है, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये ऐसे है, ऐसे है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, CO3 नेगेटिव। मतलब ये वीक एसिड जैसे इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस होगा कार्बोनेट आयन, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे होना चाहिए, मतलब ये तो सॉल्ट बफर। अब अगर ये प्रोटॉन देगा तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस S-2 होगा, तो मैं इसको ऐसे, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, देन इट इज अ सॉल्ट बफर। तो ठीक है, वी गॉट दैट सॉल्ट बफर NaHC2O4 ऑक्सैलिक एसिड से बनाया होगा, बट विल राइट दैट दिस, ये प्रोटॉन देगा तो अपने पास Na2C2O4 बनेगा, देन दैट इज अ सॉल्ट बफर। मतलब जिसको एसिड जैसे बिहेव करवा रहे हैं वो भी सॉल्ट है, और जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो भी सॉल्ट है, देन इट इज कॉल्ड अ सॉल्ट बफर। वो अपन रिएक्शंस में देखेंगे, तो मैं बताऊंगा कि देन इट इज अ सॉल्ट बफर। बट उसमें एसिड और बेस, अगर वीक एसिड है, वीक एसिड है तो एसिडिक बफर हो सकता है, वीक बेस है तो बेसिक बफर हो सकता है, लेकिन अगर सॉल्ट ही कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस है तो देन इट विल बी अ सॉल्ट बफर। भाई ये सॉल्ट है, इसी को एसिड जैसे बिहेव करना है, बट इसके रिलेटिवली वो ज्यादा बेसिक है, सो इसका कॉन्जुगेटेड बेस कार्बोनेट आयन हो गया, यू गेट द सॉल्ट बफर। तो अपन कोई भी सॉल्ट बफर लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। NaHSO3, ठीक है भाई, मतलब जिसे एसिड जैसे बिहेव करना है वो भी सॉल्ट हो, और जो बेस है वो तो सॉल्ट है, प्लस Na2SO3 सॉल्ट बफर, NaH2PO4, Na2HPO4, इट इज अ सॉल्ट। सो सॉल्ट बफर में जो प्रोटॉन डोनर है वो भी सॉल्ट है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो भी सॉल्ट होना चाहिए। ये अपन कहेंगे जो प्रोटॉन डोनर है वो भी सॉल्ट है,
ये प्रोटॉन डोनर है, वो भी सॉल्ट के फॉर्म में होगा, और उसका कॉन्जुगेटेड बेस जो बनेगा वो भी सॉल्ट के फॉर्म में, देन इट इज अ सॉल्ट बफर। लेकिन इसमें एसिडिक बफर में एक एसिड है, दूसरा सॉल्ट है, बेसिक बफर में एक वीक बेस है, दूसरा सॉल्ट है, इसमें दोनों सॉल्ट है, देन इट इज अ सॉल्ट। ये बफर के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऐसे अपन बफर को बना सकते हैं और ऐसे हम सोच सकते हैं कि बफर के बारे में कि विच विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन और विच विल नॉट एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, वो अपन ऐसे बता सकते हैं। In which condition these two can act as a buffer solution? We know that अगर HCl limiting reagent होगा तो HCl खत्म हो जाएगा इससे रिएक्ट करके, ये एक्सेस में है तो ये बच गया और ये बच गया, then it will be a buffer solution. अब अपन एक बार चेक करते हैं तो भाई ठीक है, बफर सॉल्यूशन मतलब how the buffer solution will work, बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है वो देखते हैं। वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब पहले अपन कह रहे हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल में पहले अपन देखते हैं कि भाई इन जनरल मतलब क्या होता होगा, उसके बाद उसी एग्जांपल को अपन चाहे तो न्यूमेरिकल में डाल के चेक कर लेंगे कि भाई ठीक है न्यूमेरिकल डालो उसमें और चेक कर लेते हैं। न्यूमेरिकली बताओ आप तो हमें कि पीएच में नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो और अपन चेक करेंगे ऐसे कि भाई आप तो हमें न्यूमेरिकली बता दोगे तो भी चलेगा और आप एक एग्जांपल लेकर, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं मेरे पास बफर सॉल्यूशन, वी हैव अ बफर एसिडिक बफर सॉल्यूशन ऑफ CH3COH ले लेते हैं और प्लस CH3CO ले, राइट। अपने पास ये बफर सॉल्यूशन, तो अपन कहेंगे भाई देखो हमारे पास एक वेसल है जिसमें CH3COH भी है और CH3COH भी है और ये दोनों ही प्रेजेंट है, तभी तो बफर जैसे एक्ट कर रहा है, क्योंकि जिस सॉल्यूशन में ये दोनों ही प्रेजेंट हो गए एक साथ वो सॉल्यूशन बफर जैसे एक्ट करने वाला है, ठीक है। तो अपन कहेंगे भाई देखो अगर ये दोनों एक साथ हैं तो लेट अस चेक कि सॉल्यूशन में क्या होता होगा, जो आयनिक अपन ने पढ़ा है अब तक उसके बेसिस पे अपन चेक करते हैं कि हमने मतलब उसके सॉल्यूशन के अंदर क्या होता होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर मेरे पास CH3COH है तो ये तो सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, CH3CON नेगेटिव प्लस H प्लस आई, ये है उसके अंदर, क्योंकि इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा सिंस इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अपन कहेंगे ठीक है हमारे पास इसमें सॉल्यूशन में CH3CONA भी है तो ये भी डिसोसिएट होगा एंड विल गेट, और ये अपने पास एक सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन, एक वेसल है और अपन को पता है ये दोनों ऐसे इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इन दोनों में से अगर हमसे पूछेंगे विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अपन कहेंगे भाई आप तो बार बार बोलते हो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कैटाइन और एनाइन है, आयनिक बॉन्ड है, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और आप बार बार बोलते रहे कि ये ऑलमोस्ट 90% डिसोसिएट हो जाता है, 100% कभी नहीं। तो अपन कहेंगे ठीक है अगर 90% डिसोसिएट हो जाता है तो भी नो होगा। अब पहले अपन ये चेक करते हैं कि we know that it is a strong conjugated base, this is a weak conjugated acid, this is a strong conjugated base, like that we can write this is a weak acid, ये अपन को पता है। अब अगर अपन इन जनरल देखें तो भाई अगर मान लो मैं इसमें एसिड ऐड कर दूं, कोई एसिड ऐड करता हूं, अगर एसिड ऐड करूंगा तो क्या होगा, तो अपन कहेंगे एसिड ऐड करोगे तो कुछ नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू ली चाटर्स प्रिंसिपल ये रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए, क्योंकि भाई अगर किसी के प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और वो इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा,
अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, क्योंकि सिर्फ H प्लस आइन थोड़ी बैकवर्ड जाएगा, वो H प्लस आइन जो एक्स्ट्रा ऐड किया वो इसके साथ कंबाइन करके ये बना रहा होगा, तो एस्टेटाइन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एसिड को ऐड करूं किसी बफर सॉल्यूशन में, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, क्योंकि अगर ये कंज्यूम होगा तो सॉल्यूशन में ये कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, थोड़ा और एडजस्ट कर सकता है। भाई अगर ये कम होगा तो सॉल्यूशन थोड़ा सा अनसैचुरेटेड हो जाएगा एस्टेटाइन के कंपैरिजन में। इनिशियली जब ये नहीं था तब तो दोनों इक्विलिब्रियम में स्टेबल थे ना, इसका और इसका कंसंट्रेशन स्टेबल था ना, बिल्कुल। तो इसके ऐड करने से क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे H प्लस आइन जो कॉमन आइन इफेक्ट होगा ना, तो बैकवर्ड जाएगा ना लीच-एटलस प्रिंसिपल से। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि H प्लस आइन बेस से रिएक्ट कर जाए, तो लिखो ना, हमने कब मना किया। आप कहोगे H प्लस आइन इससे रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, एसिटिक एसिड। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि H प्लस आइन इससे रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मतलब ये इससे रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना रहा है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो एसिटाइन जो कि सैचुरेटेड था सॉल्यूशन में, अगर उसका कंसंट्रेशन कम होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा। मतलब एसिड के ऐड करने से फर्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और सेकंड रिएक्शन थोड़ा सा फॉरवर्ड आएगा। ऑन एडिशन ऑफ एसिड first reaction shift in backward direction, shift backward, and second reaction shift forward to compensate the concentration of acetate. And first जो second reaction है आपका shift forward to compensate the concentration of acetate. तो अब तो अच्छा इसमें बेस ऐड किया, वो तो इससे रिएक्ट करेगा, तो H प्लस आइन कम हो जाएगा। अगर H प्लस आइन कंज्यूम होगा तो ये वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा फिर तो, क्योंकि H प्लस आइन अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आप प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कंज्यूम करोगे तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर सिर्फ ये थोड़ी होगा कि इससे H प्लस आइन आ जाए एस्टेट ना आए, तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर आप बेस ऐड करोगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा और इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई इट इज सो, बिकॉज इसका कंसंट्रेशन बढ़ने से, कंसंट्रेशन क्योंकि पहले से ही सैचुरेटेड था, तो बेस तो सिर्फ इसको कंज्यूम करेगा ना, तो रिएक्शन अगर थोड़ा सा फॉरवर्ड आएगा तो इसको बैकवर्ड जाना पड़ेगा, तो ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। इसका मतलब है आप ये बोल रहे हो कि बेस के ऐड करने से एसिड बेस से रिएक्ट कर जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बेस ऐड करोगे तो ये बेसिक सॉल्ट है ना, तो सॉल्यूशन का पीएच बढ़ रहा होगा। बिल्कुल, बेस ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का पीएच बढ़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड, एंड सेकंड इन बैकवर्ड to compensate the concentration of acetate, to compensate the concentration of CH3.
इसको कंपनसेट करने के लिए वो थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अब अपन लिखे अच्छा ठीक है, मैं ना इसमें बहुत सारा पानी डाल देता हूं। अच्छा, तो पानी डालने के पहले ये इक्विलिब्रियम थे ना, मतलब यहां सैचुरेशन पॉइंट आ गया होगा ना सभी आयन का, तभी वो रुका हुआ है ना, इक्विलिब्रियम है ना। पानी डालने से सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा, तो फिर इनके डिसोसिएशन बढ़ जाएंगे। जितना इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, ऑलमोस्ट अपन कहेंगे उसका भी डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो दोनों का ही डिसोसिएशन बढ़ेगा। इसलिए पानी डालने से पीएच में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो एसिड बेस ऐड करने से पीएच में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। एसिड ऐड करने से पीएच थोड़ा कम होना चाहिए, बट नेग्लिजिबल है। अपन ने क्या कहा, नेग्लिजिबल चेंज होगा। अपन ने ये नहीं कहा, अपन ने डेफिनेशन में लिखा कि भाई विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। अपन ने ये थोड़ी लिखा कि पीएच चेंज हो ही नहीं सकता। भाई ऐसे सॉल्यूशन जिनमें पीएच चेंज करना बहुत मुश्किल है, उनको अपन बफर सॉल्यूशन। लेकिन अगर अपन एसिड ऐड करेंगे तो अपन ऐसे कहेंगे, अगर 100 ml बफर सॉल्यूशन है ना, उसमें 20% एसिड डाल दो आप, HCl भी डालोगे ना स्ट्रॉन्ग एसिड, तो भी नेग्लिजिबल चेंज आएगा, उसको अपन बफर मानेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब अच्छा बफर सॉल्यूशन है 100 ml, चलो 200 ml मैंने एसिड डाल दिया, अब बताओ पीएच चेंज होगा कि नहीं। बफर 200 ml एसिड डालोगे तो ऑब्वियसली बात है चेंज हो ही जाएगा। हमने लिखा हुआ है इट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, इट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस, वो लिखा था। तो पानी के डालने से ये भी डिसोसिएट होगा, ये भी डिसोसिएट होगा, दोनों ही डिसोसिएट होंगे, तो ऑब्वियसली बात है वाटर खुद तो न्यूट्रल होता है। जो पहले 1 लीटर में इक्विलिब्रियम था, अब 2 लीटर में इक्विलिब्रियम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। कंसंट्रेशन जो पहले 1 लीटर में था, अब पानी डालने से उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, दोनों के डिसोसिएशन हो गए। डिसोसिएशन हो गया तो इनके नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन वॉल्यूम भी तो बढ़ गया, तो मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन तो वही रहेगा। इसलिए हम कितना भी पानी पी लें, हमारा पीएच चेंज नहीं होता, क्योंकि ब्लड इज अ बफर। इसलिए अपन कितना भी पानी पिए, हमारा पीएच चेंज नहीं होता। ऑन एडिशन ऑफ on dilution, the pH of buffer solution that doesn't change. Buffer solution do not change. Do not change. It will remain constant. इसलिए अपन कितना भी पानी पिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना पीएच चेंज नहीं होता। ठीक है, आपने बता दिया कि भाई एसिड ऐड करेंगे ये बढ़ जाएगा, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ये भी बैकवर्ड जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा कॉम्पनसेट होगी, ये कॉम्पनसेट होगा। हमने बेस ऐड किया तो ये कंज्यूम हो गया, ये कंज्यूम हो गया तो फॉरवर्ड आ गया, फॉरवर्ड आया तो इसका नंबर बढ़ गया, इसका नंबर बढ़ेगा तो इधर बैकवर्ड थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा एडजस्ट करने के लिए। वाटर ऐड करने से दोनों ही डिसोसिएट होंगे, तो ऑब्वियसली बात है दोनों के लिए, दोनों ही इक्विलिब्रियम में है तो दोनों डिसोसिएट होंगे, तो पीएच में चेंज नहीं होने वाला। कितना भी पानी आप ऐड करो बफर सॉल्यूशन में, पीएच चेंज नहीं होगा। अपन कहेंगे ये सब तो ठीक है, ये बताओ पीएच कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अपन कहेंगे देख भाई, इस सॉल्यूशन में मुझे H+ साइन दिख रहा है, तो पीएच कैलकुलेट कर लो। अपने पास गिवन है Ka is equal to concentration of acetate ion into concentration of H+ ion divided by concentration of CH3। भाई इस Ka को इस इक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं, और अपन ने तो पहले ही पढ़ रखा है Ka Kb दे आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कंसंट्रेशन चेंज करने से उनके वैल्यूज थोड़ी चेंज होते हैं, और ये Ka इस इक्विलिब्रियम का है, वीक एसिड के डिसोसिएशन। तो अपन कहेंगे भाई इसके प्रेजेंस में इस पे फर्क तो पड़ेगा। हाँ, तो जिस आयन पे फर्क पड़े उसे कंसीडर कर लो। तो अपन कहेंगे अगर मान लो ये 0.1 मोलर था, तो ये x था, ये x था, ये 0.1 माइनस x। अब ये भी 0.1 था, तो ये y था, ये y था, ये 0.1 माइनस y। तो अपन कहेंगे टोटल एसिड टाइम कितना होगा 0.1। ऐसे कर लो x + y।
ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर एक ही रिएक्शन में, एक से ज्यादा रिएक्शन में एक ही टाइप के आयंस आ रहे हैं तो उन कॉमन आयन को, उनके सभी के कॉन्सेंट्रेशन सभी इक्वेशन से कंसिडर कर लेना। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ये तो वीक एसिड है, 0.1 मोलर। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर ये 0.1 मोलर ले रहे हो आप, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% से कम होता है, मतलब ये बहुत कम डिसोसिएट, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये बहुत कम डिसोसिएट होगा। लेकिन ये तो 90% से ज्यादा डिसोसिएट होता है ना। अगर ये 90% से ज्यादा डिसोसिएट होता है तो इसका तो इस पे कॉमन इन इफेक्ट होगा। भाई ये बहुत ज्यादा डिसोसिएट होगा तो इस पे कॉमन इन इफेक्ट होगा, कॉमन इन इफेक्ट होगा तो इसको बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। इसका मतलब है अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके प्रेजेंस में ये डिसोसिएट नेग्लिजिबल अमाउंट में हो पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप बोल तो रहे ये 90% डिसोसिएट होता है, इसको तो अपन को पता है 0.1 मोलर गिवन है, के का वैल्यू 1.8 10 की पावर -5 होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें अपन क्या कहेंगे कि भाई अच्छा, इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन में एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन होगा वो इससे बहुत ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसके प्रेजेंस में तो ये डिसोसिएट भी नहीं हो पाएगा। मतलब मैं जो टोटल एसिटेट आयन कंसंट्रेशन यहां कंसीडर करूं वो इस सॉल्ट से जो कंसंट्रेशन आएगा ऑलमोस्ट उसी से कंसीडर करना है। और ये 90% से ज्यादा डिसोसिएट होता है, 100 नहीं हो पाया बस, क्योंकि अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे ये अगर 90% या उससे ज्यादा डिसोसिएट होता है तो इसका मतलब है जितना कॉन्सेंट्रेशन आपने इसका लिया होगा ऑलमोस्ट उतना ही इसका कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा ऑलमोस्ट, और जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही इसका भी रहेगा, क्योंकि इससे तो नेग्लिजिबल आने वाला है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो एस्टेटाइन कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो सीधा बता सकता हूं कि भाई ये बता दो कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया आपने इसका, उतना ही ऑलमोस्ट ये रहा होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये टोटल ले लेता हूं मैं एस्टेटाइन, और जो भी एस्टेटाइन इससे आएगा वो बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, सो मैं इससे जो एसिटेटाइन आएगा उसी को कंसिडर कर लूंगा यहां पर। मतलब यहां पर जो एसिटेटाइन होगा वो सॉल्ट वाला एसिटेटाइन होगा, जो सॉल्ट से आएगा। तो अपन कहेंगे भाई सिंस CH3CONA is a strong electrolyte, so the concentration of CH3CO negative in the solution is nearly equal to concentration of CH3CONA. The total concentration of this that will be equal to CH3CONA, उसी के concentration के बराबर लिख। तो चलो फिर लिख देता हूं, क्या करना है हमें, तो H+ आयन ढूंढना था, ढूंढ लिया। H+ आयन is equal to Ka into concentration of CH3COH into concentration of that is total, माइनस लॉग ले लेता हूं, माइनस लॉग लूंगा तो I'll get like this, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन will be equal to, इधर माइनस लॉग ऑफ Ka ले लेता हूं और माइनस लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस कर देता हूं, माइनस लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस, CH3COH divided by CH3CO negative that is total। तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूं, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन इज PH माइनस लॉग ऑफ K इज इक्वल टू PKA प्लस, इसको मैं प्लस कर लेता हूं, है तो माइनस लेकिन मैं इसको प्लस कर लेता हूं, तो प्लस करने के लिए मुझे इसको इनवर्स करना होगा। तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, सीधा ऐसे ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मुझे क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दे दिया जाए, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया जाए, तो पीएच कैलकुलेट करके बता दूंगा। सिमिलरली फॉर बेसिक बफर, लेकिन अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बेसिक बफर में होता क्या है। बेसिक बफर में वीक बेस होता है और उसका कॉन्जुगेटेड एसिड, तो अपन लिखेंगे उसमें, लेकिन बेसिक बफर होगा तो बेसिक पीएच विल बी लेस देन पीओएच विल बी लेस देन 7, तो हमें पीओएच कैलकुलेट करना पड़ेगा बेसिक बफर के। एसिडिक बफर है तो H+N की बात करोगे ना, बेसिक बफर में तो पीओएच की बात करोगे, क्योंकि वीक बेस होगा तो डिसोसिएट होके OH देगा, H थोड़ी देगा। तो पीओएच विल बी इक्वल टू, फिर वीक बेस होगा तो Kb होगा, Ka की जगह, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह सॉल्ट तो होगा क्योंकि उसका कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, और डिवाइडेड बाय बेस होगा, जैसे आपने एसिड लिखा। These are the equations by which we will calculate the pH of buffer solution. इनसे अपन pH कैलकुलेट करेंगे for buffer solutions. अब अपन क्या करते हैं, एक इसी में न्यूमेरिकल डाल देते हैं, इसी पार्ट में, और चेक करते हैं कि आपने जो मुझे समझाया है ना, ये सब आप मुझे नंबर से बताओ। ठीक है, ये सारा पार्ट जो समझाया आपने, ये नंबर से बता दो। तो मैंने एग्जांपल ले लिया। We have acidic buffer solution of 0.1 molar CH3CONA and 0.1 molar CH3COH. ये है मेरे पास। कैलकुलेट पार्ट ए पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट बी पीएच व्हेन, शुरू में अपन ने क्या ऐड किया था, एसिड ऐड किया था, तो अभी एसिड कर लेते हैं। 0.02 मोलर HCl इज एडेड, इसको मोल्स ले लेता हूं मैं क्योंकि वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, देन मोल्स ऑफ HCl इज एडेड, इसको 1 लीटर बना देते हैं, पर मोलर गिवन है तो अपन 1 लीटर अज्यूम कर सकते हैं। और सी मुझे गिवन है व्हेन पीएच 0.0, क्योंकि अपन मोलारिटी लेंगे तो अपन को वॉल्यूम भी करना पड़ेगा, मोल्स लेंगे तो इसी का वॉल्यूम यूज करना है जो 1 लीटर आपने ले रखा है। मोल्स ऑफ NaOH, तो अपन ने NaOH भी ऐड किया, और इसको देख के ये तो पता चल ही रहा है कि आपने 20% के आसपास जितना भी एसिडिक बफर है, तो HCl एसिडिक बफर के 20% के आसपास, और जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन था उसका 20% के आसपास कॉन्सेंट्रेशन आपने मोल्स आपने ऐड किया उसमें। तो लेट अस चेक व्हाट विल हैपन। ठीक है, विल हैव अ बफर सॉल्यूशन। अपन देखते हैं भाई बफर सॉल्यूशन में कैसे कैलकुलेशन करने होते हैं। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और बेस के लिए pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये अपन डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अब पहले तो अपन कहेंगे भाई देखो मुझे क्या अज्यूम करना है वो देख लेते हैं। आपने ये भी मुझे 0.1 मोलर दिया हुआ है और ये भी 0.1 मोलर दिया हुआ है, मतलब आपने मुझे कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं। ये मेरे पास बफर सॉल्यूशन है जो अपन ने ले रखा है। अब मैं कहूंगा ये 0.1 मोलर है, ये 0.1 मोलर है, तो आंसर में मैं लिख लेता हूं मुझे क्या क्या गिवन है। गिवन concentration of salt is equal to 0.1 and concentration of acid is equal to 0.1। अपन कहेंगे वो कैसे भाई, फॉर्मूला तो आपने इससे बनाया था, फिर आप सॉल्ट को 0.1 क्यों ले रहे हो? तो अभी आपने मुझे यही तो बताया था कि जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा ऑलमोस्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ही होगा।
जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा ऑलमोस्ट उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा। मतलब सोल्यूशन में जो एसिटेट आयन होंगे ना टोटल, वो इसके बराबर को अज्यूम करने पड़ेंगे जो सॉल्ट से आए, और इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट के बराबर ही होता है, तो अपन ने उतना ही ले लिया जितना सॉल्ट के बराबर, तो अपन ने सॉल्ट 0.1 लिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसके कंपैरिजन, ये तो बेचारा पहले ही वीकली डिसोसिएट होता है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्ट इसका जो इससे आयन आता है वही आयन दे रहा है, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इसका डिसोसिएशन हो गई नहीं। ये तो वैसे ही हो गया कि एक वीक एसिड है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों से आयन कॉमन आता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो इससे एस्टेटाइन बहुत सारा आएगा, तो इधर कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। मतलब अब जब ये डिसोसिएट बहुत नेग्लिजिबल होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0.1 ही ले लो ना। तो जो भी मुझे सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देंगे मैं उसी से ही पीएच कैलकुलेट कर लूंगा, मेरा ये पार्ट। अब इसमें पीके तो अपन को गिवन नहीं है, पीके डायरेक्टली दे देता हूं मैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पीके ऑफ, ये अपन को वैसे पता है इसका पीके होता है 4.7, ये इसका पीके होता है, हाँ 4.74 होता है, वो अपन को पता है, कई बार यूज किया अपन ने। तो pH is equal to pKa plus log of concentration of salt upon concentration of acid। तो अपने पास अब क्या आ गया, pH is equal to 4.7 प्लस log of 0.1 upon 0.1, मतलब log 1 वो तो 0 होता है, तो अपना आंसर आ गया 4.7। लो भाई, दिस विल बी द pH। ठीक है, अब अपन बी की बात, 0.02 moles of HCl is added, HCl is added। अपन क्या करेंगे, जब HCl ऐड करोगे तो इन दोनों में एसिड बेस में से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, भाई ये एसिड है बेस, तो HCl किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, तो करो, तो करेंगे ठीक है भाई कर देते हैं, हमें क्या है, CH3CONa है, ये बेस था, तो HCl इसी से रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaCl प्लस बनेगा CH3COH। ये कितना था 0.1, HCl कितना था 0.02, it's a acid base neutralization, so there will be राइट ना लिमिटिंग एजेंट, ये लिमिटिंग एजेंट है, ये तो जीरो, ये जीरो मान लेते हैं, जीरो क्या पहले से पड़ा हुआ है इसमें, इस न्यूट्रलाइजेशन में अभी अपन इसको ऐसे कर देते हैं, जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें से माइनस कर दो, ये तो ये कितना बचा हुआ है 0.08 बच जाएगा, ये जीरो हो गया, ये 0.02 बन गया और ये भी 0.02 बन गया, तो अपन कहेंगे CH3CONa का कॉन्सेंट्रेशन जो लेफ्ट वो 0.08 और CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन जो बन गया, तो अपन कहेंगे भाई 0.1 तो पहले से था, 0.02 और बन गया तो 0.12 हो गया, तो फिर पीएच कैलकुलेट कर लो, सब्स्टिट्यूट करो और पीएच कैलकुलेट कर लो, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई पीएच कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, इसका टोटल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास 0.12 आ गया। अब पीएच कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे पीएच इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट कितना है 0.0 और एसिड कितना है 0.12, ये अपने पास कितना आ गया 2/3, सो pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.74 प्लस लॉग ऑफ 2/3 ना, तो log 2 माइनस log 3 हो जाएगा, log 2 कितना होता है 0.3 माइनस log 3 कितना होता है 0.48, ये लो भाई, ये 2/3 होगा, सो मैंने log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 होगा, log ऑफ 2 अपन को पता है 0.3 होता है और log ऑफ 3 अपन को पता है 0.48 होता है।
तो पीएच कितना आ जाएगा अपने पास, इसमें से 0.3 माइनस कर देते हैं तो इसमें 0.18 ऐड कर लेते हैं। तो 0.18 ऐड करने का मतलब है, सो मेरे पास 2 आया और 1 ना, सो 78 और ये बी अपने पास कितना आया 0.18 ना, 4.74 और 0.18 अपन को ऐड करना है, ठीक है 92 आ गया। ये लो भाई, मतलब 4.74 से मैंने देखो ना इधर 4.74 था और मैंने जितना सोल्यूशन में एसिड था या बेस था उसका 20% टाइम्स HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, जबकि ये तो वीक एसिड था। मैंने ऐड कर दिया। अच्छा इधर माइनस आएगा ना, इधर माइनस आएगा, कम हो गया, चलेगा। कितना आएगा वो किसी ने बताया अपन को, कुछ ऐसे लिखा था, मैंने कहा अपना आंसर चेक तो कर लो, सही तो है 4.56 बता रहे हो। लो भाई 4.56, ये नेगेटिव आएगा ना क्योंकि मैंने ऐड कर दिया उसको 4.7 है ना, तो मैंने, अरे यार चलो ये आ गया अपने पास 4.56 आ गया, ये आ गया। तो भाई कितना चेंज आया 0.18 का, और ऐड कितना किया था, जितना सोल्यूशन अपने पास था ना, जितना कंसंट्रेशन वीक एसिड का था उसका 20% टाइम, मतलब इतना 20% ऐड करने के बाद भी अगर 0.18 आया ना चेंज, चलेगा 0.18 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट्स गुड बफर। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अच्छा इसको ऐड किया तो चलो अपन एक काम करते हैं, अब बेस को ऐड कर लेते हैं। तो अपन सी की बात करते हैं, 0.02 मोल्स ऑफ NaOH आ रहे। अब भाई NaOH किससे रिएक्ट करेगा, ये तो बेस है, ये उससे रिएक्ट करेगा। तो पहली बात तो ये कि आप किसको ऐड कर रहे हो वो मुझे आना चाहिए। दूसरी बात मैं अपने कॉमन सेंस से ये चेक कर लूंगा यार इसमें मतलब एसिड और बेस कौन से, जो आपने मिक्सचर ले रखा है उसमें एसिड बेस कौन सा है, तो जो ऐड किया वो किससे रिएक्ट करेगा ये मुझे कॉमन सेंस से सोच लेना चाहिए। अगर बेस ऐड कर रहे हो तो इन दोनों में से एसिड कौन सा है, ये वाला, तो ये रिएक्ट करेगा। इसका मतलब है अब इस बार क्या होने वाला है कि CH3COH NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा CH3CO Na+1। ये कितना था अपने पास 0.1, कितना ऐड किया 0.02, ये कितना हो जाएगा, ये लिमिटिंग रीजन है 0.08, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना बन गया 0.02। तो ठीक है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CONA कितना हो जाएगा, अपन कहेंगे पहले से सोल्यूशन में 0.1 था और अब 0.02, अपन यही लिख सकते थे, ये 0.1 है और फिर बाद में अपन 0.1 प्लस 0.12 लिख सकते हैं। अपन ने तो चेक किया कि न्यूट्रलाइजेशन कभी इक्विलिब्रियम में तो होंगे नहीं, तो कितना बना एक्स्ट्रा वो चेक कर लेंगे अपन। तो अपने पास टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 0.1, अब कितना होगा CH3COH, CH3COH कितना था 0.1, बचा कितना 0.1 माइनस 0.02 तो 0.08, कैलकुलेट कर लो पीएच। तो pH of the solution is 4.74 plus log of concentration of salt, salt कितना है 0.12 divided by 0.08, so that will be equal to 4.74 plus log of 3/2, तो ये आ गया आपके पास 4.92, ये लो भाई आपका आंसर आ गया। अपन ने कैलकुलेट भी कर लिया, ये न्यूमेरिकली मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इधर एसिड ऐड किया तो अपन ने क्या किया, ये वाला रिएक्शन एसिड ऐड किया तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब एस्टेट एसिड फॉर्म होगा, एसिटिक एसिड फॉर्म होगा और सोडियम एसिड कम होगा, यही तो लिखा था। ठीक, तो ये अपना सॉल्यूशन बन गया भाई, बफर सॉल्यूशन। तो अपन कहेंगे कि भाई ये बफर सॉल्यूशन है। अब मुझसे पूछ रहे हैं भाई क्या होगा अगर अपन इसको 0.2 मोलर ऐड करते हैं, कर दो, उसमें क्या है, अपन को कोई पूछने वाला थोड़ी है, ये 0 हो जाएगा, ये 0.1 बचेगा, ये NaCl 0.1 बनेगा और ये भी 0.1 बनेगा, ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा इसके प्रेजेंस में, सो इसी का जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे पीएच बता देना।
बफर तो है नहीं। भाई बफर में अपन ने कहा था कि वीक एसिड होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को ले रहे हो एक्सेस में, तो फिर कैसे होगा? ये तो खत्म ही हो गया ना। जब ये नहीं होगा तो सोल्यूशन में मैंने तो ये कभी नहीं बताया कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन बफर सोल्यूशन, क्योंकि फिर सोल्यूशन में ये दोनों और ये दोनों होंगे तो बफर नहीं। और अगर बफर का फॉर्मूला लगाओगे तो एसिड अपन को क्या, सॉल्ट क्या हो जाएगा, जीरो ना अपना। सॉल्ट कहाँ है, सॉल्ट अगर जीरो हो गया तो तुमको पता है कि पीएच क्या है, 0.1, तो फिर अपन को पता है क्या करना है। तो ये अपना बफर का कैलकुलेशन था, जैसे अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको कंसंट्रेशन आता है, आपको पता है कैसे क्या सॉल्व करना है, तो चलो फिर थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। एक क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है। मेरे पास एक मतलब ऐसे एक वीक एसिड है H2CO, 50 ml ऑफ 0.1। इसका पीके गिवन है, दैट इज सपोज करते हैं अपन कि इट इज 6.5। अब इसमें ना मैं ऐड करूंगा NaHCl, ठीक है, VML ऑफ 0.2 ये ऐड करो। मतलब ये क्वेश्चन है, साफ साफ है, मतलब मैं डिक्टेट करने से अच्छा है कि मतलब मैं भी उसे इजीली देख पा रहा हूं, तो मैं न्यूमेरिकल को एडजस्ट भी कर पाऊंगा कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और कैलकुलेशन एकदम इजी हो, इसलिए मैंने उसको वैसे किया। तो अब मेरे पास H2CO3 ये वीक एसिड है, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस मुझे पता है, वो बफर सॉल्यूशन जो ब्लड में होता है वो यही होता है। तो मैंने आपसे कहा इसका पीके मुझे गिवन है, इसमें इसको ऐड करते हैं, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है, यही पूछने वाले आप मुझसे। सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ NaHCO3 required to be added so that the pH of buffer solution becomes 6.8, ये बन जाए। कर हो गया।
अरे यार, लो हाँ जी भाई, देखना। अच्छा, एक बात को ध्यान रखना, pH is equal to pK plus log of concentration of salt अपन एसिड लिखो या बेस लिखो, दोनों में से अपन पीके से। इसको अगर मिलीमोल्स लिखोगे ना तो इसको भी मिलीमोल्स ही लिखना। अगर इसको मिलीमोल्स लिखोगे तो इसको भी मिलीमोल्स लिखना, इसको मोल्स लिखोगे तो इसको भी मोल्स लिखना। अब देखना यहां पर तो जो गिवन था अपन को H2CO3 के मिलीमोल्स कितने हैं 50 इंटू पॉइंट। अपन को पता था इसके प्रेजेंस में ये डिसोसिएट नहीं होगा, जैसे अपन एसिडिक एसिड को उतना ही ले लिया था ना 0.1 और NaHCO3 के कॉन्सेंट्रेशन को अपन कितना ले लें V इंटू 0.2 लिया अपन, यहाँ 0.1 है वो वहां 0.2, ठीक है। अपन क्या करेंगे, मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड गिवन है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट गिवन है, मुझे pKa गिवन है और मुझे pH भी गिवन है। मतलब 6.8 is equal to 6.5 plus log of concentration of salt V into 0.2 divided by 50 into 0.1 तो 5। इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस करते हैं, बचा अपने पास कितना 0.3 is equal to log of 0.2 V divided by 5। अपन को 0.3 का इंटरवल आता है, मैंने बिल्कुल इजी सोच के वो थोड़ा सा वेट कर रहा था मैं कि बिल्कुल इजी। अपन को पता है किसका लॉग 0.3 होता है 2 का, तो 0.3 का एंटी लॉग क्या होगा 2, लिख देता हूं। तो अपन को पता था 2 is equal to 0.2 V divided by 5, तो अपन को आ गया था V is equal to 10 by 0.2 और 10 by 0.2 का मतलब है 50। देखो भाई, मतलब देख लो, मतलब कोई डाउट है तो आप बताओ, ये डाउट है देख लो मैंने काम क्या किया। पता नहीं क्या कुछ बोल रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपन ने लिखा ना, ये बोला था मैंने मिली मोल्स करना के, तो टोटल वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाती भाई, टोटल वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई, ये तो मिली मोल्स लिखा आपने, अब इसको डिवाइड कर दो आप तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, इसलिए तो मैंने वहां पर लिख के दिखाया कि मिली मोल्स लेना। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 50 प्लस V, और ये कितना होगा V इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 50 प्लस V। लो दोनों सब्स्टिट्यूट कर दो उधर और 50 प्लस B को फिर कैंसिल करना। कौन सा 50 पहले से दिया हुआ, हाँ तो ये ऐड नहीं किया, समझ में आएगा, आया। चलो एक दूसरा क्वेश्चन, इसको हटाता हूं, ठीक है ना। अब देख दूसरा क्वेश्चन, मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसमें मैंने एसिडिक एसिड, ये था 50 इंटू 0.1 50 ml ऑफ 0.1, इसमें मैंने ना NaOH ऐड किया 20 ml ऑफ
0.2. Calculate pH when pK मुझे गिवन है एसिटिक एसिड का 4.7. क्या होगा pH? आराम से सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आराम से सोच के बताना. वैसे बहुत इजी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. चाहे अब पता क्या किया आपने? नहीं, आंसर तो आना चाहिए तुम्हारा. मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा. अपन कहेंगे पहले अपन CH3COH इसमें NaOH ऐड किया. 50 into 0.1 इसके 5 मिलीमोल्स हैं, वो 0.2 into 20 ना, तो 4 मिलीमोल्स. ये CH3CO Na बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा. ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके 1 मिलीमोल्स बचेंगे, ये 0 है, ये 4 बन जाएगा. अब कंसंट्रेशन के लिए टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रेशियो है ना, कैंसिल हो जाता है. इसलिए तो मैंने वहां पर लिख दिया था, आप मिलीमोल्स ले सकते हो. 4.56 एक आंसर आया अपने पास. मुझे मतलब मुझे लगता है कि मतलब आंसर 4.56 हो जाना चाहिए. pH इज इक्वल टू अपने पास pK गिवन था 4.7 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है अपने पास 4/5 आ रहा था. तो 4.74 4 अपन को पता है, दैट इज 0.6 और 5 अपन को पता है, दैट इज 0.7. 0.69 होता है तो अपन 0.7 कर देते हैं. 5 को 0.69 को 0.7 कर, तो ठीक है, ये माइनस आएगा. सो 4.74 माइनस 0.1 हो गया आपके पास, तो 4.6 हो गया. ये आंसर है. अगर तुमने मुझे 4.56 आ रहा है ऊपर, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? मुझे 4.56 बता रहे हैं, 5.34 तो नहीं आ सकता, वो गलत बता रहे हैं. इसके मिलीमोल्स मेरे पास 50 into 0.1 है, तो 5 हो गया. इसके 2 into 2 4 हो गया. ये खत्म हो गया, ये बच. अच्छा, अरे यार सही तो है, वो लोग सही तो कह रहे हैं कि भैया मेरे ये तुमने 5 कहाँ से आ गया, ये 5 तो था, 1 बचा है ना, तो एसिड को तो 1 लोगे ना, तो log 1 क्या log 4 ही लेना है अपन को, तो ये बचेगा भाई. माइनस का रोल ही नहीं है, 5 कहाँ से आ गया था. इसको देख के मैंने ये लिख दिया, ये 1 भूल गए यहां से. बिल्कुल सही है. तो आंसर आ गया अपना 5.34. जो 5.34 बता रहा है वो सही है, बिल्कुल सही. 5.34 एक, 5.34 दो. अब बताओ, कोई डाउट है? देख लो भाई. अच्छा ठीक है, मेरे पास एक ऐसे क्वेश्चन मैं ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, ताकि मैं आराम से चाय पी पाऊंगा. ठीक है. अच्छा देख, मेरे पास एक एसिडिक एसिड है. इसको मैं NaOH से न्यूट्रलाइज करूँ. कैलकुलेट pH when half of CH3COH is neutralized. When
1/3 of CH3CO neutralized, or B, when 2/3 of CH3COH is neutralized. बताओ pH कितने होंगे और इसका pK गिवन है, ये लो बताओ। तो फिर कहेंगे ठीक है भाई, इनिशियली मान लेते हैं पर इसके x में, तो अगर ये x होता इसको तो ऐड करना है तो ये 0 रहा। तो A वाले पार्ट में आप कह रहे हो कि इसका 1/3 न्यूट्रलाइज हो जाए, तो ठीक है, मतलब x माइनस 1/3 ऑफ x ये बच गया और ये कितना बन जाएगा 1/3x। अच्छा, A वाले का आंसर आया भाई 4.44 बता रहे हैं, तो B वाले का भी बताओ, क्योंकि अगर आप A वाले का कैलकुलेट कर सकते हो तो B वाले का भी कैलकुलेट कर सकते हो। pH इज इक्वल टू अपने पास pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड कर लेते हैं, तो pKa तो 4.74 गिवन है अपन को, ये था, और सॉल्ट कितना गिवन था, लॉग ऑफ सॉल्ट अपने पास 1/3x, और वो कितना होगा, ये 2/3x बच जाएगा, है ना। सो 1/3 अपॉन 2/3, इसको सॉल्व करके बता देते हैं तो कितना हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया अपने पास 4.74। अब बाकी आप कैलकुलेट करके लिख लेना, 4.74 और 1/3 और 2/3, तो 1/3 है और 2/3 है, तो 1/2 मतलब -0.3 कर दो तो 4.44। आंसर पहले वाले का तो 4.44, बाकी अपन को पता है कैसे क्या। 2/3 अगर ये होगा न्यूट्रलाइज, तो आप कहेंगे भाई x माइनस 2/3 ऑफ x न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, तो इतना बचा, तो ये कितना बना होगा 2/3x बच गया, तो इसका pH लिख देते हैं, अपन बताया pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बना 5.04 सब लोग बता रहे हैं, मेरे ख्याल से आंसर उतना ही आएगा, क्योंकि पहला वाला भी सही बताया था। ठीक है, तो अपन को पता है स्टेप न्यूट्रलाइजेशन कैसे होंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में अपन कहेंगे भाई, थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, मैं डिक्टेट करूंगा, तुम लोग लिखोगे, थोड़ा उसको क्लियरली, मतलब ऐसे बना दूंगा तो वो साफ साफ दिखता है ना क्या करना है, इसलिए थोड़ा लिखूंगा तो वर्ड में भी समझो तुम लोग। लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ
Calculate the amount of ammonium sulfate है, ammonium sulfate we know that NH4 whole twice SO4. Calculate the amount of ammonium sulfate in grams. Calculate the amount of ammonium sulfate in grams which must be added to 500 ml of which must be added to 500 ml of 0.2 molar ammonia, 0.2 molar ammonia to form a solution of pH equal to 9.35. pH is equal to 9.35. pH is equal to 9.35. अब उसमें ना Kb अपन को गिवन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, pKb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना, या अमोनिया लिख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 4.7. होता अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड दोनों का पीके और पीकेबी एक जैसा होता है. व्हाट्स द वॉल्यूम? 500 ml. Volume given to us is 500 ml of 0.2 molar. अब ये कह रहा है कि अपन से कि बताओ मेरे पास अमोनिया का मतलब हो गया पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है कितना? 500 ml of 0.2 मोलर. ये कह रहा है कि बताओ कितना अमोनियम सल्फेट ऐड करें, इसका वेट बताओ, सो दैट कि सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाए? 9.3 और पीकेबी गिवन है, तो बड़ा इजी है फिर तो, साफ साफ देख तो रहा है क्या करना है. लेकिन ध्यान रखना इट्स अ बेसिक बफर, बस उतना पहले ध्यान रखना, बाकी देखते हैं क्या करते हो. एंटीलॉग के लिए अपन कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, वरना मैं बता सकता हूं, तुम लोग बता देना किसका एंटीलॉग. टेन 10.7 ग्राम, कुछ गड़बड़ कर गया. पहले आंसर बताया? नहीं, वो पहले वाला था. व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन इज 500. 10.7 ग्राम में कुछ तो गड़बड़ कर गया, फिर से चेक कर लेना बेटा.
बट तुमने वही गड़बड़ किया जो कंसेप्ट बताने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, चेक करें। पहले तो अपन को ये पता था ये बेसिक बफर है, इसलिए अपन पीओएच लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन बेस, और सॉल्ट अपन बेस ऐसे भी लिखूंगा तो भी चलेगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन को पीओएच कितना होगा, ये तो पीएच है तो माइनस कर देते हैं 14 से 5 आ गया अपने पास, 9 और 3 6 आ गया, और ये इधर लेके गए थे तो 13 और 4 4.65 4.74। लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है वही तो कैलकुलेट करना है। मैं इसके मिलीमोल्स ले रहा हूं, मतलब मुझे सॉल्ट के मिलीमोल्स आएंगे। ठीक है, इसको इधर लेके आता हूं, तो ये 5 और 4 तो ये तो -0.09 आ रहा ना, 4.74 ना, तो ये तो 1 आ रहा है, और इधर आ गया अपने पास 46 -7 ना, तो ठीक नहीं है फिर, तो नेगेटिव आ रहा है। चलो भाई नेगेटिव ही लिख लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना, और इधर 6 बाकी 0 आ गया, 0.0, लो भाई 0.0। तो अब क्या करें, अपन को इधर लिखते हैं अपन 4.74, तो ये तो इधर लेके आ गया। अब लॉग ऑफ सॉल्ट अपन 500 इंटू 2 मतलब हो गया 100, है ना, 50 इंटू 2 हो जाएगा तो 100। अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, इसको 100 को ऊपर ले जाते हैं, सॉल्ट को नीचे ले आते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 0.09 will be equal to, that is log of 100 by salt का कंसंट्रेशन। एंटी लॉग ले लेते हैं, इसका एंटी लॉग कितना आएगा 0.09 का, .09 का एंटी लॉग कितना आएगा, 0.09 एंटी लॉग किसका लॉग 0.09 आएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.09। एक मिनट मुझे देखना ही पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू, फिर अपना आंसर नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू देख लेता हूँ, फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू जब देख ही रहे तो माइनस की देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। एक मिनट में कर लेता हूँ, -0.09 log of log of -0.09, ठीक है, एंटी लॉग चाहिए था ना, तो एंटी लॉग ऑफ -0.09 81.28 आ रहा है, 81.28 is equal to 100 by concentration of salt, concentration of salt ये आ गया भाई मेरे पास, 81 आ रहा था ना,
कुछ गड़बड़ किया मैंने, रुको 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 रुको, -0.09, क्योंकि 81 कैसे बहुत ज्यादा हो रहा था, हाँ 0.81 आ रहा था, 0.8128 ये आ रहा था अपने पास। तो 0.8128 यहीं से करते हैं ना, ये लिया मैंने 0.8128 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन दिस, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ ना सीधा, ये तो लॉग तो ले ही लिया अपन ने, 100 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब कॉन्सेंट्रेशन में अपन को पता है मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट है ये, क्योंकि आपने ये मिलीमोल्स लिया होता, तो मोल्स ऑफ सॉल्ट भाई मिलीमोल्स 10 into 100 है ना, तो 81.28 डिवाइड बाय 1000 इज मोल्स ऑफ सॉल्ट। पता मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। ये अमोनियम आयन डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो भाई, इस क्वेश्चन को बनाने में इसका कोई रोल नहीं था, हमने तो इसके केबी से बनाया था क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस इक्वेशन को बनाने में, इस इक्वेशन को हमने इससे बनाया था और वो इससे बनाया था हमने वो, बस हमने क्या किया था, इसका क्या रोल था, इसके अमोनियम आयन की जगह इसके अमोनियम आयन, इसका टोटल अमोनियम आयन को रखना, ये अपना कंसेप्ट था कि भाई इसके प्रेजेंस में ये बहुत कम डिसोसिएट होगा, तो इससे जो अमोनियम आयन आएगा वो कम आएगा इसके कंपैरिजन में, तो इससे जो भी टोटल अमोनियम आयन आएगा वो अपन इसकी जगह रख देंगे, तो ये टोटल अमोनियम आयन अपने पास आ जाएगा। इसका मतलब है इस इक्वेशन से जो टोटल अमोनियम आयन अपने पास आया ना, वो इसके बराबर है, क्योंकि इसको ही हमने इसमें रखा हुआ था। तो जितना अमोनियम आयन इधर होगा उसका आधा मिलीमोल्स इधर होगा, क्योंकि ये अमोनियम आयन जो होगा वो 2 मोल्स ऑफ अमोनियम आयन के बराबर होगा ना, इस इक्वेशन के लिए आपने पूछा तो इसके लिए भाई मोल्स कंजर्व होता है जब रिएक्शन चेंज होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन में तो मोलर कोफिशिएंट का यूज करोगे ना, जितने टोटल मिलीमोल्स अमोनियम आयन के इधर होंगे उसके आधे इसके होंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास मोल्स ऑफ सॉल्ट का मतलब है मोल्स ऑफ अमोनियम आयन आ गया, टोटल मोल्स ऑफ अमोनियम आयन, तो मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन जितने मिलीमोल्स, जितने मोल्स इसके होंगे उसके आधे इसके होंगे भैया, आधे इसके। ये तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स से मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ अमोनियम सल्फेट, तो अपन क्या मास कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दो, तो 81.28 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 अमोनियम 34 और 96 हो जाएगा सल्फेट, 130 आ रहा ना, लो भाई। मुझे कंसेप्ट ये बताना था कि ये अमोनियम सल्फेट जो है इससे ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन आएगा, तो इसमें अपन कोई यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कभी नहीं करना, वो तो अपन ने इससे बनाया था इक्वेशन, तो यहां पर जो भी इधर जो भी कंसंट्रेशन आएगा सॉल्ट का वो कंसंट्रेशन इसके बराबर होगा, और अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन चाहिए तो जब ये डिसोसिएट होगा तो जितने मोल्स इसके होंगे उसके डबल मोल्स अमोनियम आयन देगा, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन में जितना अमोनियम आयन होगा, अगर मुझे मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है उसका हाफ करेगा। आ रहा है, अच्छा 2 हाइड्रोजन मैंने चेंज कर लिया, मैंने अमोनिया को 17 कर लिया, सॉरी मैं 132 कर लिया, लो भाई 132, अरे छोड़ो ना उसको, जाने दो, अपने आप से कर लेना ना 132, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मॉलिक्यूलर मास गलत लिखा, ठीक है ना, हम कर लेंगे अपने, आप चिंता मत करो, कंसेप्ट तो बताओ कि क्यों किया था ये सब।
हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर थोड़ा बहुत एक दो कर भी दिया तो, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे, और उसमें मुझे क्या लगता है ना कि अरे यार मतलब ठीक है ना, जाने दो ना, मुझे ये लगता है कि कंसेप्ट पे फोकस करो बढ़िया, कि भाई कैसे क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, हमें बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी अमोनियम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आया, वो इससे जो अमोनियम आना है, अमोनियम आयन आएगा, उसका टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो। तो मोल्स को कैसे कोरिलेट करना है वो आपने देख लिया। तो मेरे ख्याल से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना, और अपन को समझ में आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, तो बफर वाला पार्ट अपना मतलब ठीक ठाक हो जाएगा, बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन अभी ठीक ठाक हो जाएगा अपन को बफर, है ना। लेकिन इनमें बहुत सारे कंसेप्ट छुपे होंगे, तो कंसेप्ट को आप बार बार रिवाइज करना, तो अपन को मिलेंगे मतलब काफी सारे कंसेप्ट। मैं इसको इस वाले पार्ट को हटाऊंगा और इस वाले पार्ट, चलो एक दूसरा क्वेश्चन। मेरे पास ना दो बफर्स है, वी हैव टू, एक एक्स है और एक वाई, दो बफर ले लो। कॉपी हो गया भाई। हो गया कॉपी। मेरे पास दो बफर है, इसका पीएच 4 है और इसका पीएच 6 है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये वीक एसिड है, ये 0.5 है, और इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड 5 है। ठीक है, अब मैं इसको हटा, अगर मैं दोनों बफर को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करूं, कैलकुलेट पीएच when both buffer are mixed in equal volume, are mixed in equal volume। अगर दोनों बफर को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे तो बताओ व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। और इसमें अपन के भी ले लेते हैं, इफ के ए फॉर वीक एसिड है, एच ए के लिए 10 की पावर -5 है। अब पी के 5 हो जाएगा, वो अपन को पता है, उतना अपन को जरूरत नहीं पड़ेगा। तो भाई मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा, तो अपन को समझ में आ जाएगा, मुझे समझ में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आया, दोनों ही एसिडिक बफर है तो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन चेक करें। तो 4 minus 5 will be equal to -1 ना, that will be equal to कितना हो जाएगा, log of salt of x divided by 0.5। तो log of salt x कैलकुलेट कर लो, वैसे ही अपन कैलकुलेट कर लेंगे y के लिए, फिर रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लो। आ गया, एंटी लॉग ऑफ -1 is 0.1 है, log of S6 divided by 0.5, तो S6 will be equal to 0.5, so salt आ गया 0.05, और इधर कैलकुलेट करूंगा तो 6 is equal to 5 minus 5 plus log of SY डिवाइडेड बाय, ये भी 0.5 था तो ये 1 आया, और log 1 तो 0 आता है तो ये 0.5 है, नहीं तो क्या आएगा, ये 6 माइनस तो ये 1 आएगा, इज इक्वल टू अपने पास आया log of SY upon 0.5, तो एंटी लॉग 1 आता है 10 का, सो 10 into 0.5 ना, सो ये 5 आ गया अपने पास, ये अपने पास 5 आ गया। अब क्या करें, रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, HA इन द मिक्सचर, दोनों को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करूंगा तो 0.5 into V प्लस 0.5 into V, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2V इज इक्वल टू 0.5। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट कितना गिवन है अपन को, एक सॉल्ट अपन को गिवन है 0.05, सो 0.05 into V प्लस 0.0 दैट इज 5 into V डिवाइडेड बाय 2V, तो अपने पास आ गया ये कितना आ जाएगा 5.05 डिवाइडेड बाय 2V ना, 2V कैंसिल हो जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं pH of the mixture, so pH of the mixture will be equal to pK तो 5 है प्लस log of 0.5 upon 5.05 डिवाइड बाय 2 ना, ये लो भाई, तो अपने पास pH आ गया, दैट इज 5 प्लस ये log 1 हो जाएगा, log ऑफ ये आ जाएगा अपने पास कितना, log 1 है ना, नहीं ठीक है, सो 0.5 into 2 log 1 by 5.05, ये आ जाएगा आपके पास। सर सॉल्ट ऊपर आएगा ना, क्या कर दिया तुमने, अरे ठीक है, सॉल्ट अपन करना था ना अपन को, तो सॉल्ट अपने पास टोटल आया 5.05 डिवाइड बाय 2, और ये आ गया अपने पास 0.5 ना इंटू 0.5, तो 0.5 टू इंटू 1, तो लॉग ऑफ 5.05 आ गया, ठीक है, तो 5.05 मतलब 0.7 ही हो गया, लो भाई 5.7 का आंसर आ गया। वैसे भी अपन को पता था कि आंसर विल बी बिटवीन, क्योंकि दोनों को मिक्स कर रहे हो तो 4 और 6 के बीच में आएगा आंसर, ये लो भाई अपना आंसर आ गया, ये बफर सॉल्यूशंस। आज अपन ने डाउट्स तो किए ही नहीं, कोई बात नहीं,
इधर एक और क्वेश्चन आ रहा है, सर देयर इज 2 डिफरेंट सॉल्ट इन द मिक्सचर, वी कैन टेक बोथ ऑफ देम एज। हाँ तो भाई एक बात है ना, जब इसका सॉल्ट बनाओगे तो कोई बेस डाल के ही तो बनाओगे, तो ऐसे ही तो बनेगा। मान लो NaOH डाला तो इसका भी Na बनेगा और ये भी Na बनेगा, वीक एसिड तो सेम है ना, तो एनाइन तो वही रहेगा ना, सेम ही रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। अच्छा फिर क्या था, अपन को क्वेश्चन, आर ऑल कैटाइंस ब्रॉन्स्टेड एसिड, सारे के सारे कैटाइन जितने होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे क्या? तो ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, तो अगर कैटाइन होगा तो प्रोटॉन कैसे देगा? ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी थ्योरी इज अ प्रोटॉन थ्योरी, जो प्रोटॉन दे सकता है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है, जो प्रोटॉन नहीं दे सकता वो ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं होगा। all cations are acids but all cations are not Bronsted acid, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, लेकिन क्वेश्चन होमवर्क नहीं देते हैं, कि आयनिक इक्विलिब्रियम 2 इज योर होमवर्क, एक्सरसाइज 1। आयनिक इक्विलिब्रियम में सारा का सारा बफर सॉल्यूशन है। संडे को रात को लेक्चर है 9 से 10, वो किस लिए? हाँ ये भी बात सही है, 9 से 10 वो लेक्चर नहीं है ना, और लेक्चर नहीं है, बट हाउ टू मैनेज और अपन क्या करने वाले हैं आगे, आगे स्ट्रेटजी क्या होगा, वो सेशन है, एक सेमिनार जैसे सेशन, उसमें अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आप सजेशन भी दे सकते हो, उस टाइप से होगा। बफर सॉल्यूशन खत्म हो गया, अब बफर सॉल्यूशन को दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, लिंक संडे को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं बताऊंगा, हाँ अगर रहोगे तो ठीक रहेगा, डिपेंड्स ऑन यू, राइट ना, उसमें फर्क मतलब फर्क तो पड़ेगा, तुम्ही को पड़ेगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों को पढ़ना है, मुझे थोड़ी उतना पढ़ना है। मैं तो इस बार पता नहीं कितना पढ़ा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया लाइफ, जितना इस बार पढ़ा। इस बार तो मैं परेशान हो गया पढ़ाते पढ़ाते, इतना तो मैंने 3 इयर्स में नहीं पढ़ाया होगा जितना अभी पढ़ा लिया। इसमें बोलना बहुत होता है, तुम लोग तो चुप ही बैठते हो, क्लास में क्या ना बहुत मस्ती होती है, मजे भी होते हैं, किसी की मतलब किसी के साथ मस्ती भी करते हैं, किसी को तंग भी करते हैं, उस टाइप से हो जाता है। ट्यूशन कब खुलने वाले हैं पता चलेगा उस दिन। ट्यूशन तो मुझे लग रहा है कि अपन, सही बात है, देखते हैं अपन को मंडे को, मतलब अगर कोटा में खुल गया तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में फिर में खोल देंगे ट्यूशन, अगर सोशल डिस्टेंसिंग में भी करते हैं तो अपन कर लेंगे, है ना। अपन क्या करेंगे ना, कि मैं चाहता हूँ कि 11th का सिलेबस होके 12th का 1-2 चैप्टर हो जाए, एक चैप्टर तो हो ही जाए केमिकल काइनेटिक्स, ये शायद डिग्री भी ऑनलाइन ही करवा देंगे, नहीं करने वाले, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होता है, अपन बोलते हैं जल्दी। वैसे मैं आऊंगा, मतलब अभी संडे को फिर आऊंगा शायद, संडे को तो कुछ कुछ वो भी है ना, PTM सेशन जैसे भी है, तो वो देखते हैं क्या है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, क्या है, पेरेंट्स के व्यूज भी लेने हैं, और तुम लोग, क्योंकि पेरेंट्स के फोन आते हैं कि बच्चों को मत बताना, लेकिन वो पढ़ते बिल्कुल नहीं है घर में, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा ना क्या किया जाए, पेरेंट बोल रहे बच्चों को मत बताना और मतलब वो कह रहे पढ़ते भी नहीं है, तो क्या करें इसमें। मार्च में फाइनल नहीं होगा, अभी रुको, मार्च में फाइनल नहीं होगा, अभी रुक जाओ, मार्च में फाइनल एग्जाम नहीं होंगे, तो वो एक बार चेक करना है कि पेरेंट्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखते हैं उस दिन डिस्कस करेंगे पेरेंट्स के साथ। चलो फिर आयनिक इक्विलिब्रियम 2 और पार्ट 2 भी करना है अपन को, तो पार्ट 2 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम 1 और एक्सरसाइज 1 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम 2 वो बफर सॉल्यूशंस है। तुम्हारे स्कूल में मार्च में एग्जाम है, कौन सा स्कूल है? रेहान? अरे रेहान में कोई मार्च में एग्जाम नहीं होने वाले, वो ऐसे ही कहते रहते हैं, रेहान वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, अरे रेहान वाले कुछ भी कहते रहते हैं, उनको कुछ मतलब समझ में आता नहीं है ना। केवी में भी बोला था, केवी में तो ठीक है, DAV में भी बोला हाई प्रोबेबिलिटी है,
चलो देखते हैं अपन क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं 12th का सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन के लिए कितना टाइम बचेगा, काफी टाइम होता है, अभी रिवीजन ही तो चल रहा है ना। चलो ठीक है, मतलब 12th का सिलेबस दिवाली के पहले खत्म हो जाता है, तो अच्छा खासा 1 और 2 मंथ्स तो मिल ही जाते हैं। चलो भाई फिर आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय बाय।